पोस्ट रेक्टल फेज जो होता है टोनिक क्लोनिक सीजर में, उसमें आफ्टर द सीजर पेशेंट जो है कंफ्यूज होता है, उसको हेडेक होगा, ठीक है, और पेशेंट जो है फ्राइटेंड होगा और कहेगा कि भाई मुझे सोना है, उसको नींद आ रही होगी, ड्राउजी होगा। तो ये जो है फीचर्स हो गए टोनिक क्लोनिक सीजर के, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक। अब मैनेजमेंट इसकी हमने क्लिनिकल हिस्ट्री से हमने पहले डायग्नोसिस बनानी है कि भाई ये वाला टोनिक क्लोनिक सीजर है, और ईईजी हम करेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी पे हमें 10 हर्ट्ज एक्टिविटी मिलती है टोनिक फेज़ के दौरान, ठीक है, और जबकि स्लो वेव्स हमें जो है कब मिलेंगी, क्लोनिक फेज़, जर्की वाले फेज़ के दौरान। ठीक हो गया। तो ट्रीटमेंट यही है कि सबसे पहले तो हमने एयरवे को प्रोटेक्ट करना होता है, और फर्स्ट लाइन एजेंट्स के साथ मोनोथेरेपी हम स्टार्ट करेंगे। तो मसल समझ लें इन्वॉल्व है, तो उसमें हम सोडियम वेलप्रोएट दे रहे थे। टोनिक क्लोनिक में हमने इनाम दानिश में डिस्कस किया, एपिवाल सोडियम वेलप्रोएट देते हैं, और मायोक्लोनिक सीजर में भी हमने फर्स्ट लाइन सोडियम वेलप्रोएट ही देनी होती है। अगला जो है एब्सेंस सीजर, जिसको हम पेटिट माल कहते हैं, ये भी इस कॉम्प्लेक्स सीजर की ही अगली एग्जांपल है। इसमें फर्दर 2 टाइप्स आती है, टिपिकल, एटिपिकल। बस फ़र्क ये होता है कि जो होता है ये बच्चों में ही है, चाइल्डहुड में ही है। बस जो टिपिकल एब्सेंस सीजर है, जिसको हम पेटिट माल सीजर भी कहते हैं, इसमें जो है मतलब ग्रेजुअली जो है सिम्टम्स हो रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी, इसमें जो है सडनली होंगे, अचानक से जो है एपिलेप्सी होती है, कुछ ही सेकंड्स तक लास्ट करती है। लेकिन एटिपिकल जो एब्सेंस सीजर है, इसमें ग्रेजुअल सिम्टम्स होंगे, ठीक है, और ग्रेजुअली ही टर्मिनेट करेंगे। इसका थोड़ा सा ग्रेजुअल ऑनसेट, ग्रेजुअल टर्मिनेशन, इस तरह का कोर्स होता है। तो एब्सेंस माल क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सीजर है जिसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी होगा, लेकिन पोस्चरल टोन लॉस नहीं होगी। यहाँ टोनिक क्लोनिक में हो रही थी, दोनों चीज़ें लॉस हो रही थी, टोन भी, कॉन्शियसनेस भी। यहाँ पे टोन नहीं लॉस होगी। बच्चा बैठे बैठे ही बस जो है उसको अचानक से सीजर होगा, कॉन्शियसनेस चली जाएगी और फिर वो सही हो जाएगा, टोन नहीं लॉस होती। चाइल्डहुड में होती है, ठीक है, 5 से 10 सेकेंड का होता है। कॉन्शियसनेस जो है 20 से 30 गुना, मतलब 20 to 30 टाइम्स पर डे जो है इसकी कॉन्शियसनेस इम्पेयर होती है, 5 से 10 सेकेंड के लिए रोज़ाना। कोई भी इसमें पोस्ट रेक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती। जब पेशेंट जो है कॉन्शियसनेस रीगेन करेगा तो बिल्कुल सही होगा। एमनेजिया जो है, एमनेस्टिक होते हैं ड्यूरिंग एंड इमीडिएटली आफ्टर सीजर, यानी उसकी याददाश्त पेशेंट की थोड़ी सी चली जाती है। डे ड्रीमिंग या स्टेयरिंग कर रहे होंगे जब उसको अटैक होगा। डायग्नोसिस ईईजी पे हमें 3 पर सेकेंड स्पाइक एंड वेव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, स्पाइक्स एंड वेव्स हमें मिलेंगी, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन जो है वो इस तरह के सीजर को और ज़्यादा ट्रिगर करती है। अगर बच्चे जो है हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो और इनको प्रेसिपिटेट होगा। ट्रीटमेंट हमने पढ़ा कि हम इथोसक्सीमाइड हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट लाइन एजेंट होता है फॉर द एब्सेंस सीजर। सेकेंड लाइन इससे भी सही नहीं हुआ तो फिर हमने वेलप्रोइक एसिड देना होता है, सोडियम वेलप्रोइड। फिर अदर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सीजर है, एक तो हमने टोनिक क्लोनिक पढ़ी, एब्सेंस पढ़ी, एक और है एटोनिक, जिसमें टोन जो है सडनली लॉस हो जाती है, पोस्चरल टोन 1 से 2 सेकेंड्स के लिए। अगली है मायोक्लोनिक सीजर। मायोक्लोनिक में जो है सडनली ब्रीफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, और ये इन्फेंटाइल स्पाज़म में भी देखा गया और जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में, ठीक है। इन्फेंटाइल स्पाज़म को हम वेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें भी हमें ये मिलता है मायोक्लोनिक सीजर, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी में। देन आता है इन्वेस्टिगेशंस। इस टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन पूरी कर ली। अब पेशेंट को हुआ है, सीजर हुआ है, आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? पहले तो आपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। आपको लग रहा है कि एपिलेप्सी है तो आप ईईजी करवाएंगे, एम्बुलेटरी ईईजी और स्टैंडर्ड ईईजी। स्टैंडर्ड ईईजी जो होते हैं ना, वो बस 20 to 40 मिनट्स की जो है रिकॉर्डिंग होती है और क्लिनिक या हॉस्पिटल वगैरह में की जाती है, ठीक है, और पेशेंट को भी साथ में हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन जो एम्बुलेटरी ईईजी है वो जो है 24 घंटों से 72 आवर्स वाली होती है, ठीक है। ये हम तब कर रहे होते हैं जब पेशेंट अपने यूजुअल एनवायरनमेंट में होता है, जैसे घर या स्कूल वर्क, तो उस टाइम पे जब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है तो उस टाइम पे हम उसकी जो है मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं एम्बुलेटरी ईईजी, ठीक है। इसके अलावा स्लीप ईईजी भी परफॉर्म की जाती है, और वीडियो टेलीमेट्री यानी उसकी जो है ब्रेन एक्टिविटी ईईजी भी की जा रही है, और साथ में सिंक्रोनाइज्ड वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग उनके बिहेवियर की भी की जाती है, उसको कहते हैं वीडियो टेलीमेट्री। और स्लीप ईईजी भी परफॉर्म की जाती है। ईईजी की डिफरेंट टाइप्स हैं। फिर हमने एपिलेप्सी के कॉज को ढूंढना होता है इन्वेस्टिगेशन में। तो हम कोई अगर स्ट्रक्चरल रीजन है तो हमें ज़ाहिर सी बात है एमआरआई सीटी पे नज़र आएगी, वो करवाएंगे। कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो उसके लिए यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, एलएफटी, सीरम कैल्शियम मैग्नीशियम, ये इन्वेस्टिगेशन होंगी। इन्फ्लामेटरी या इन्फेक्टिव डिसऑर्डर है तो सीबीसी, ईएसआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, चेस्ट एक्सरे, सीरोलॉजी फॉर साइफिलिस, एचआईवी, या सीएसएफ की एग्जामिनेशन,
ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस होंगी। अब क्लिनिकल पल्स में बता रहा है कि ब्रेन इमेजिंग की इंडिकेशन क्या है, यानी CT MRI की, इन केस ऑफ एपिलेप्सी। याद रखिए कि अगर 20 ईयर्स के बाद जो है एपिलेप्सी हो रही है तो कोई ना कोई सेकेंडरी कॉज हो सकता है, सेकेंडरी अंडरलाइंग कॉज, जैसे स्ट्रक्चरल कोई पैथोलॉजी हो सकती है, लेजन हो सकती है, ट्यूमर वगैरह, तो उसमें हमने करवानी होती है अगर 20 ईयर के बाद हो रही है। सीजर्स हैविंग फोकल फीचर्स क्लिनिकली, ठीक है, अगर फोकल फीचर्स हो रहे हैं क्लिनिकली, कोई लिम्ब अफेक्ट हो रहा है, वीकनेस हो रही है, तो उस केस में हमने करवानी होती है, ठीक है, फोकल फीचर्स वाली एपिलेप्सी में। EEG में अगर हमें फोकल सीजर सोर्स मिल रहा है, ठीक है, कोई ना कोई लेजन है, मास लेजन है, इस तरह की EEG रीडिंग मिल रही है। कंट्रोल ऑफ सीजर इज़ डिफ़िकल्ट और डिटोरिएटिंग, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है इन स्पाइट ऑफ द मेडिकेशन, तो फिर भी हमने CT MRI करवाना होता है। अब जो है यहाँ पर भी ये एंटी एनर्जेंट फार्माकोथेरेपी टेबल बना हुआ है, गाइडलाइन ऑफ फॉर चॉइस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एपिलेप्सी की टाइप है, उसमें फिर वही बात कि प्रेफर्ड फर्स्ट लाइन एजेंट जिस तरह हम दे रहे थे मायोक्लोनिक में और प्राइमरी जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक होता है, दोनों में हमने फर्स्ट लाइन सोडियम वेलप्रोएट ही देना होता है, ठीक है। लेकिन मायोक्लोनिक में फिर अदर फर्स्ट लाइन एजेंट हमारा क्लोनाजिपाम होता है, और सेकेंड लाइन जो है, या इसको हम थर्ड लाइन भी कह सकते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, तो वो हमारा प्रियासिटाम होता है। लेकिन जो टोनिक क्लोनिक में पहले तो हम सोडियम वेलप्रोएट दे रहे हैं, अगर इफेक्टिव नहीं है तो फिर लेमोट्रिजीन देते हैं या टोपिरामेट। थर्ड लाइन में फिर हमारा कार्बामेज़ेपिन या फेनिडोइन होता है, ठीक है। पी वाली ड्रग्स तो थर्ड में ही कर लें आप, थर्ड लाइन एजेंट। एब्सेंट सीजर में हमें ड्रग ऑफ चॉइस पता है, इथोसेक्सीमाइड सही नहीं हो रहा तो फिर सोडियम वेलप्रोएट, फिर भी नहीं तो लेमोट्रिजीन। एपिलेप्सी टाइप अगर पार्शियल सीजर है, जो पार्शियल कितनी सारी हमने टाइप्स पढ़ी, पार्शियल सीजर एंड पार्शियल सीजर विथ सेकेंडरी जनरलाइजेशन, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया है, वो जनरलाइज में कन्वर्ट हुआ है, तो आप कार्बामेज़ेपाम इसमें देते हैं, कार्बामेज़ेपिन। बाकी टोपिरामेड, सोडियम वेलप्रोएट, लेमोट्रिजीन ये भी दी जा सकती है, या सेकेंड लाइन में फिनोटोइन, फिनोबार्बिटल, ठीक है, गाबापेंडिन ये आती है। अब गाइडलाइन क्या है फॉर स्टार्टिंग द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, कब आप जो है सीजर वाले पेशेंट को ड्रग देंगे एंटी एपिलेप्टिक, तो याद रखिएगा कि पहले सीजर पे जिस तरह मैंने आपको बताया हमें एपिलेप्टिक ड्रग्स नहीं देते जब तक कि उसको कोई दूसरा सीजर नहीं होता या अंडरलाइन कोई पैथोलॉजी जो है हमें लेजन नहीं मिलती। तो सबसे पहले जब भी हमने देनी होती है फर्स्ट लाइन ड्रग से ही इनमें से सीजर के हिसाब से फर्स्ट लाइन ही देनी होती है। पहले देखना है कि कौन सा वाला सीजर हुआ है, फिर फर्स्ट लाइन ड्रग उसके हिसाब से वो देनी होती है। लो डोज से हमेशा हमने स्टार्ट करना होता है, ग्रेजुअली डोज को बढ़ाना होता है जब तक कि वो सीजर कंट्रोल नहीं हो जाता। ऑप्टिमाइज़ करनी है कंप्लाइंस, यानी मिनिमम नंबर ऑफ़ डोजेज़ आप रोज़ाना दें। अगर ये पहली ड्रग जो है फ़ेल हो गई तो फिर आप जो है सेकेंड फर्स्ट लाइन ड्रग देंगे, वाइल जो पहली वाली थी उसका डोज ग्रेजुअली जो है उसको विथड्रॉ कर देंगे, ग्रेजुअली डोज कम करके फिर विथड्रॉ कर देंगे पहली वाली को, ठीक है। लेकिन अब अगर जो सेकंड लाइन है ये भी जो फेल हो गई तो फिर जो है हमने प्रेफर्ड जो फर्स्ट लाइन ड्रग है उसको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे देना होता है। ये वाली जो थी जो हम पहले दे रहे थे उसको फिर हमने मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज पे देना है। अगर ये कॉम्बिनेशन जो है वो फेल हो गया, यानी देखें हमने जो है सबसे पहले फर्स्ट लाइन दी, सही नहीं हुआ तो फिर अब हमने सेकंड लाइन स्टार्ट की और इसको स्लोली बंद कर दिया था, लेकिन अब इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। यानी सेकंड लाइन होती है और सेकंड लाइन ड्रग जो है ये हम दे रहे होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद द प्रेफर्ड जो फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन का मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज देंगे। अगर अब इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया है तो इस सेकंड लाइन वाले को हम रिप्लेस कर देंगे इस अल्टरनेटिव सेकंड लाइन ड्रग के साथ। ठीक हो गया, पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, अब ये फेल हो गई है तो फर्स्ट का इस सेकंड लाइन एजेंट के साथ कॉम्बो बना देंगे। अब अगर ये कॉम्बिनेशन भी फेल हो गया तो फिर अब हमने कंप्लाइंस चेक करनी है कि भाई पेशेंट दवाई खा रहा है, और फिर हमने अपनी डायग्नोसिस को भी रिकन्सिडर करना है कि भाई एपिलेप्टिक है या कोई और कॉज है। विथड्राइंग ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग किस तरह की जाती है? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सीजर फॉर मोर देन 2 years विथड्रॉल ऑफ मेडिकेशन में बी कंसिडर्ड। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा टाइम गुजर गया, एक भी सीजर उसको नहीं हुआ, फिर ही आपने विथड्रॉल कंसिडर करना है। और जब भी विथड्रॉ करेंगे तो ग्रेजुअली करेंगे, 2-3 महीनों तक उसको स्लोली टैपर ऑफ करेंगे डोज को। क्लासिक जो एब्सेंट सीजर होते हैं उनकी अच्छी प्रोग्नोसिस है और सक्सेसफुल विथड्रॉल होता है ड्रग का। ओवरऑल सीजर्स की जो रिकरेंस है ना, एक बार आपने विथड्रॉ करवा लिया तो दोबारा से प्रोसीजर हो जाते हैं, तो ये 40% लोगों में ऐसा होता है।
EEG जो है ये एक पुअर इंडिकेटर है सीजर रिकरेंस का, इससे सही नहीं पता चलता रिकरेंस के बारे में। और विथड्रॉल जो है वो हमने स्लोली करना होता है, डोज को ग्रेजुअली 6 से 12 महीनों तक जो है हमने रिड्यूस करना होता है। 6 से 12 महीने टेपर ऑफ करते रहेंगे, फिर कम्प्लीटली जो है वो स्टॉप कर दी जाएगी ड्रग। यहाँ पर ये टेबल है जिसमें ड्रग्स और उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके एवरेज डेली डोजेस गिवन है। जैसे टोनिक में हम कार्बामेज़ेपिन फर्स्ट लाइन दे रहे थे, उसका एवरेज डेली डोज 400 to 600 मिलीग्राम होता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट करवाती है उसमें एप्लास्टिक अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, बोन मेरो वाले इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन करवाती है, रैश, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से सियाड, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, CNS में डिप्लोपिया, कन्फ्यूजन और अटेक्सिया करवाएगी। फेनिटोइन जो कि मोस्टली हम एज अ थर्ड लाइन जिसको कह रहे थे या सेकंड लाइन एजेंट इस तरह यूज़ कर रहे थे, 200 to 400 मिलीग्राम यूज़ किया जाता है। ये फेमस है फॉर द गम हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है। हाइपरट्राइकोसिस को हम वेयरवुल्फ सिंड्रोम भी कहते हैं। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाते हैं किसी भी बॉडी के पार्ट, मेल्स और फीमेल्स दोनों में, ठीक है। इंटायर जो है जनरलाइज्ड भी होता है, स्पेसिफिक लोकलाइज हाइपरट्राइकोसिस भी होता है। तो ये फेनिटोइन का साइड इफेक्ट है। ऑस्टियोमलेशिया भी इसका साइड इफेक्ट है, फोलेट की डेफिशिएंसी करवाता है। ब्लड डिस्केरियास, SLE लाइक सिंड्रोम। वेल्प्रोइक एसिड जो कि कॉमनली यूज़ होती है सोडियम वेल्प्रोइड या एपीवाल के नाम से, 500 to 2500 मिलीग्राम इसका एवरेज डेली डोज होता है। और ये जिस तरह मायोक्लोनिक या टोनिक्लोनिक में दे रहे थे, ये हेपेटोटॉक्सिक है, वेट भी इंक्रीज़ करवाती है, हेयर लॉस होता है, ट्रेमर्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी इसमें इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगली इथोसेक्सिमाइड जो चिल्ड्रन में एब्सेंट सीजर्स में दे रहे हैं, 500 to 1500 मिलीग्राम, ये बोन मेरो सप्रेशन करवाएगी, रैश और बिहेवियरल चेंजेस। गाबापेंटिन जो है जो न्यूरोपैथिक पेन में भी दी जाती है, 900 to 3600 मिलीग्राम, ये GI अपसेट करवाती है, वेट गेन, निस्टैग्मस एंड अटेक्सिया, ठीक है। लेमोट्रिजीन 100 to 300 मिलीग्राम, ट्रेमर, ब्लर विजन, इंसोम्निया और रैश जिसमें स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का कॉज बनती है, ठीक है, एज अ साइड इफ़ेक्ट। लास्ट में क्लिनिकल पर्स हैं, प्रेगनेंसी एंड एपिलेप्सी। देखिए सीजर्स जो हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, पार्टिकुलरली जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें। तो विद एक्सेप्शन ऑफ गाबापेंटिन, जो उसके अलावा जो बाकी सारे एंटी कन्वल्सेंट हैं उनमें फीटल कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है सिवाय गाबापेंटिन के, ठीक है। टेराटोजेनिक होती हैं बाकी सारी। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है व्हेन ट्रीटमेंट इज़ गिवन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि तब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का रिस्क ज़्यादा होता है, न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट हो रही होती है फीटस की। तो बस ड्रग तो नहीं छोड़ी जा सकती, सीजर्स जो है ज़्यादा हार्मफुल है बनस्पत कंजेनिटल डिफेक्ट के। तो फॉलिक एसिड फीमेल लेगी 5 मिलीग्राम डेली 2 मंथ प्रायर टू द कंसेप्शन। कुछ और भी मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगी जो डेविडसन से थी, कि एक तो फीटल मेलफॉर्मेशन का रिस्क जो है सिंगल ड्रग यूज़ करने से कम हो सकता है अगर प्रेगनेंसी में देनी है। तो अगर कार्बामेज़ेपिन और लेमोट्रिजीन जो होती हैं उनका लोवेस्ट इंसिडेंस है ऑफ द फीटल मेलफॉर्मेशन, इतनी जो नहीं है हार्मफुल। जो सोडियम वेल्प्रोइड है इसमें बहुत ज़्यादा फीटल मेलफॉर्मेशन का रिस्क होता है। और लेविटिरासिटाम जो है वो सेफ़ है, लेकिन उसको भी जो है उसके साथ आपने न्यू ड्रग्स को अवॉइड करना होता है। दूसरा ये कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ इन चिल्ड्रन, जो IQ लेवल है वो लोअर हो सकता है चिल्ड्रंस में जो वेल्प्रोइड को इन यूट्रो एक्सपोज होते हैं। जैसे बच्चों में IQ लो होता है तो इसीलिए इसको हमने केयरफुली कंसीडर करना होता है। इसी तरह न्यूबॉर्न को हेमरेजिक डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं ये एंजाइम इंड्यूसिंग होती हैं और ये हेमरेजिक डिजीज़ का रिस्क बढ़ा देती हैं। तो जब इन्फेंट बॉर्न होगा तो बर्थ के टाइम पे उसको इंट्रामस्कुलरली विटामिन K हमने 1 मिलीग्राम देना होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजर भी जो है इंक्रीज़ होती है। अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से सीजर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ब्रेक थ्रू सीजर, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के लेवल आपने मॉनिटर करने हैं और फिर जो है डोज रेजिमेन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। दैट्स इट, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लास्ट पॉइंट ये कि कार्बामेज़ेपिन से लाइफ थ्रेटनिंग जो है, एक तो हाइपोनेट्रीमिया होता है, स्पेशली अगर ओल्ड एज में एपिलेप्सी है तो, और पेशेंट डायूरेटिक पर है, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है तो, और उसको ये कार्बामेज़ेपिन भी ले रहा है तो ये हाइपोनेट्रीमिया करवाती है, तो उसको आपने लाजमी जो है मॉनिटर करना है, ठीक है। दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक।